जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। अध्याय 1 हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें और यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें छात्र शिक्षकों में छात्रों के प्रति जो अभिवृत्ति होती है, अर्थात जब टीचर आप लोग होंगे तो आपकी बच्चों के प्रति, बच्चों के लिए आप कैसा पढ़ाएंगे, क्या इच्छाएं आपकी, क्या करना चाहेंगे, वो कहलाती है शिक्षकों में। तो जो होती है ना अंदर से फीलिंग, वो कहलाती है बच्चों के लिए, तो वो कहलाती है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति। इस पर ही थोड़ा चर्चा करेंगे, अब आगे बढ़ाते हैं फिर। और सबसे पहले यहाँ पे आता है कि पूर्व क्रिया अवस्था, थोड़ा समझेंगे उसके बाद। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं इसके पीछे। पूर्व क्रिया अवस्था में क्या होता है कि अध्यापक शिक्षण नियोजन, जो टीचिंग प्लान करता है पहले, है नहीं, पूर्व मतलब पहले, है नहीं, काम करने पढ़ाने से पहले। अध्यापक पढ़ने से पहले शिक्षण नीतियाँ, उद्देश्यों का निर्धारण, अनुदेशन आदि का चयन करता है, किस तरीके से पढ़ाना है उसे, और इससे वह सभी क्रियाएं आती है जो शिक्षक कक्षा में जाने से पहले करता है। इसमें अध्यापक अपने शिक्षण को सफल बनाने के लिए चिंतन करता है, सोचता है उसके बारे में। ये प्रकार की। अगला है अंतः प्रक्रिया अवस्था। अंतः प्रक्रिया अवस्था में अध्यापक और छात्र की अंतः क्रिया, है नहीं, होती है आपस में, है नहीं, इंटरेक्शन होता है। अर्थात अध्यापक ने शिक्षण के लिए जो भी नीतियाँ बनाई है, उन नीतियों से छात्रों को अवगत कराना है। उत्तर क्रिया अवस्था में अध्यापक पढ़ाने के बाद छात्रों का मूल्यांकन करता है। भाई देखते हैं कि भाई किसने कितना सीखा। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे, बच्चों ने किस हद तक ज्ञान को अपने साथ यानी आत्मसात किया। अब मूल्यांकन हेतु शिक्षक विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करता है। अब आते हैं, मूल्यांकन का कार्य उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। इस अवस्था में अध्यापक मूल्यांकन करके भविष्य में बच्चों की कमी दूर करने की नीतियां बनाता है। ये चलता रहता है इसमें। अब आधिकारिक स्वेच्छाचारी उपागम में अध्यापक स्वयं की इच्छा के अनुसार सभी को नियंत्रित करता है। अपनी इच्छा के अनुसार वह अपनी इच्छा के अनुसार जो अनुदेशन इंस्ट्रक्शन देता है, और इस उपागम में अध्यापक केवल अपनी ही बनाई हुई नीतियों पर चलता है। भाई जैसा मैं बोलता हूँ वही सही है, ये इस प्रकार। तो यह शिक्षण उत्तम उपागम ने बिल्कुल नहीं है। क्यों हो सकता है जब अपने हिसाब से चलेगा। आगे हम इसमें बढ़ते हैं तो अब आते हैं आधुनिक समय में जनतांत्रिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया था पिछली बार। अध्यापक आधुनिक समय में जनतंत्रीय, प्रजातंत्रीय उपागम को सबसे अच्छा माना गया है। जनतंत्रीय का अर्थ यहाँ बता दिया गया है कि हर व्यक्ति को जीने का, अपनी बात रखने का और कुछ पूछने का और कोई सलाह देने का जरूर पूरा अधिकार है। इस उपागम में जो क्या होता है कि अध्यापक सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए उनके हित के लिए शिक्षण करता है। इस प्रकार की। अब ये है, ये इसका टॉपिक है, जनतंत्रीय उपागम, है नहीं। अब क्या होता है इसमें, आगे हम इसमें बढ़ते हैं। अब हस्तक्षेप उपागम, ये इम्पोर्टेंट है उनको इसके एग्ज़ाम के लिए। हस्तक्षेप उपागम में क्या होता है कि अध्यापक केवल कागजी कार्य में व्यस्त रहता है। भाई साहब तुम कुछ भी करो, मैं अपनी डाक बनानी है, वो करना है। इस उपागम में पद बस नाम का होता है। भाई मैंने डाक बनानी, मेरा वो काम है, सो काम है, बहाने मारता रहेगा मास्टर साहब। तो अध्यापक अपने काम से टलता रहता है। वह अपने काम का दूसरे सहकर्मियों पर, दूसरे को बोले भाई तू पढ़ा दे आज, है नहीं, डाल देता है। परंतु दूसरे सहकर्मियों के पास भी इतना कंट्रोल होता ही नहीं है कि वह कोई फैसला ले सकें। भाई जैसा भी है तब करता रहता हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। अतः एक ऐसी स्थिति आ जाती है जो संगठन नेतृत्व विहीन सा होने लगता है नहीं, विहीन सा लगने लगता है। यह नकारात्मक उपागम है, ठीक है, नेगेटिव अप्रोच है ये। अब सहभागिता अप्रोच मतलब पार्टिसिपेटिव जो अप्रोच, उसमें क्या होता है सहभागिता उपागम। अध्यापक बच्चों के साथ जो है बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। हाँ भाई ठीक है, अच्छा मतलब अच्छा वो करता है बच्चों को। और शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापक जो है बच्चों से उदाहरण पूछता है नहीं, और नियम आदि निकलवाता है, और खुद से भी उनके ऊपर उसके ऊपर जो पुष्टि देता है, मतलब उदाहरण, अच्छे अच्छे उदाहरण समझाता है उनको। शिक्षक के लिए
शिक्षण के लिए यह बेहतर उपागम है। बिल्कुल होगा, जो ऐसा ही चलना चाहिए। अब आगे देखो ज़रा, गतिशील उपागम जो डायनामिक अप्रोच होती है में अध्यापक अपने तौर तरीकों को बच्चों के अनुसार गति में रखता है और उनके साथ सहभागिता करता है। व्याख्यान लेक्चर देता है को भी रुचिकर बनाता है। भाई जैसे पढ़ा रहे हैं तो बढ़िया सा एग्जाम्पल दे दिया उसमें उदाहरण, ताकि बच्चे सक्रिय रहें। हाँ भाई बोलो भाई, नींद किस किस को आ रही है। अच्छा, निश्चय स्तर स्थिर स्थैनिक उपागम स्टैटिक अप्रोच में अध्यापक अपने अनुसार ही पढ़ाता है। भाई किसी की नहीं सुनना, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, वही वाला। वह स्थिर हो जाता है, बच्चों को ध्यान में रखकर नहीं पढ़ाया जाता है। इसमें केवल अध्यापक ही सक्रिय होना ही है उसने तब। परंतु जो छात्र है निष्क्रिय हो जाते हैं, तो बच्चे तो भी सो रहे हैं अपना मस्त है मास्टर साहब। तो इसे शिक्षण की अच्छी विधि नहीं माना गया। बिल्कुल क्यों मानेंगे इसको, ध्यान में रखता भी क्वेश्चन आएंगे आगे। किसी विषय वस्तु को पढ़ना और आत्मसात करना अध्ययन कहलाता है। तो अध्ययन को इसमें मस्त क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। हम निम्न प्रकार से बांट सकते हैं, किस प्रकार, अब देखना जरा। पहला पूछता है इसमें लंबवत ऊर्ध्वता है नी, वर्टिकल जिसको बोलते हैं वर्टिकल स्टडीज, वह अध्ययन जो छात्र पढ़ चुका है, कक्षा 6 में पढ़ चुका है, अब 7वें की बारी है नहीं। अब देखना, उसी के आधार पर अगले पार्ट तैयार किए जाते हैं। पिछला पार्ट हमने पढ़ा, उसके आधार पर अगले को लिंक करना। दूसरे शब्दों में देखो, सरल बात बोली गई है कि जब छात्र अब पहले अध्याय के आधार पर दूसरे को संबंधित रिलेट करता है, तो वो लंबवत अध्ययन कहलाता है नहीं। और इसमें देखते हैं अब आगे कि यह अध्ययन बच्चों को लगातार कौशल और ज्ञान को बढ़ाता है और उनके भविष्य में अध्ययन को बढ़ावा देता है। कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, हमको पिछला समझ आ गया तो आगे भी आ जाएगा। अध्ययन का तरीका संरचनात्मक स्ट्रक्चरल होता है, एक फिगर डायग्राम बना के, चित्र बना करके। प्रगतिशील होता है, जिसका उद्देश्य उच्च स्तर के ज्ञान को बनाना होता है, ये इसका उद्देश्य होता है। आगे हम इसमें बढ़ते हैं। अब क्षैतिज अध्ययन यानी हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्षैतिज अध्ययन एक ऐसा अध्ययन है जिसके द्वारा छात्र एक संप्रत्यय ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, अच्छा शब्द है। संप्रत्यय को बोलते हैं, कॉन्सेप्ट को बोलते हैं संप्रत्यय हिंदी में, इसमें मनोवैज्ञानिक भाषा में, का अध्ययन करके उसको उसी से संबंधित संप्रत्ययों से जोड़ सकें। अब प्रतिनिधिक समूह है ना, सेक्शनल स्टडी है जो, उसमें क्या होता है, प्रतिनिधिक समूह अध्ययन में हम एक ही अलग अलग, माफ़ करिएगा दोबारा पढ़ता हूँ इसमें। प्रतिनिधिक समूह अध्ययन में क्या होता है कि हम एक ही समय में, एक ही टाइम में, यानी कि अलग अलग समूहों का सर्वेक्षण करते हैं। अब वह प्रतिनिधिक समूह अध्ययन कहलाता है। बिल्कुल साफ पता लग रहा है, या सरल शब्दों में देखिए यहाँ पे कि जब हम एक ही समय में अलग अलग जन समूहों को अवलोकन करते हैं तो वह प्रतिनिधिक समूह कहलाता है। अधोमुखी में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है। जब एक अध्यापक शोधकर्ता, जो रिसर्चर जो खोज करता है, शोध करता है, अलग अलग समय में एक ही बच्चे का, सुबह भी शाम भी दिन भी है नहीं, उसके व्यवहार का अवलोकन करता है, तो वो अधोमुखी कहलाता है। अधोमुखी मतलब बहुत सारे मुख है, इस पर लगा दो, मान के चलो बहुत सारे मुंह से देख रहा है उसको बार बार। तो व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी, बाई केस स्टडी का मतलब किसी आदमी के मनोवैज्ञानिक गुणों और मानसिक भौतिक पर्यावरण के संदर्भ फेवर में जो उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास का गहनता से अध्ययन करता है। तो ठीक ढंग से करता है। भाई को, या जैसे मैं हूँ तो हम दिवाले क्यों, हम पागल क्यों हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ, वो मतलब। अब आइए अब देखते हैं आपके अप्रोच कितना आपने आत्मसात किया, अभी हमने पढ़ा था। अब करते हैं अभ्यास प्रश्न, और इन पे देखें। अब पहले स्क्रीन पर लेकर चलते हैं आपको। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये लीजिए। अब बताइए, देखिए पहले शुरू में सरल होंगे इसमें, अब बाद में थोड़ा लेवल उठता जाएगा। एक बच्चे शिक्षक को सबसे ज़्यादा संतोष से मिलता है, किससे मिलता है, एक अच्छे शिक्षक को, माफ़ कीजिएगा, एक अच्छा जो शिक्षक होता है उसको जो है सबसे अच्छा संतोष किससे मिलता है, आसपास के व्यक्तियों में अपनी लोकप्रियता से मिलता है, या फिर ऊंची हैसियत हो उसकी तब मिलता है, या आर्थिक लाभ, या सम्मान प्रतिष्ठा हो। तो बताइए इसमें। तो सर, इसमें साधारण सी बात है
कि जब आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा हो तब मिलता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि स्कूल के गेट के पास में, मास्टर साहब आप ये देख लो, यहाँ पे आप अगर पढ़ाए हो कहीं तो या कहीं भी देख ले, सोच लो यहाँ पे कि यदि स्कूल के गेट के पास से अपने छात्रों को घटिया भोजन सामग्री खरीदने से रोकने के लिए आप क्या करेंगे? है नहीं, विक्रेताओं को स्कूल के गेट से हटवाएंगे, ठीक है, या फिर छात्रों को बाहर नहीं जाने जाने के लिए कहेंगे, तो प्रिंसिपल को सूचित करेंगे, या छात्रों की सभा में घोषणा करेंगे कि उन्हें वैसा भोजन नहीं खरीदना चाहिए। तो बिल्कुल ये सबसे उचित लग रहा है नहीं? तो और चीज़ें संभव है, लेकिन ज़्यादातर संभव ये है। देखिए एक बार फिर से दोहरा दूँ मैं चीज़ों को कि इसमें सभी ऑप्शन सही होंगे, लेकिन जो ज़्यादातर सही है वही हमें मारना है। अगला है कि कुछ जब कुछ एक छात्र कक्षा के अनुशासन में बाधा डालते हैं हों तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? छात्रों को डराने के लिए उनमें से कुछ को निष्कासित कर देंगे, बिल्कुल गलत बात है, या प्रिंसिपल को सख्ती से रिपोर्ट करेंगे, ये भी अच्छा नहीं है, या फिर छात्रों के साथ बेहतर पारस्परिक संबंध बनाने की दिशा में काम करेंगे, है नहीं, दिशा में काम करेंगे, या उन छात्रों को सख्त सजा। तो बिल्कुल सी ऑप्शन सही है, इसका अच्छा जवाब भी है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, कोई शिक्षक किस प्रकार अपने छात्रों का पसंदीदा बन सकता है? बिल्कुल बहुत अच्छा, आप कैसे, तो देख लीजिए भाई, उन्हें अपना गृह कार्य पूरा करने में मदद करके, नहीं भाई तो चीटिंग है, गलत है बिल्कुल, उन्हें कहानी और चुटकुले सुना करके, अरे भाई कॉमेडी थोड़ा ही चल रही, उनका पाठ्यक्रम तेजी से पूरा करके, अच्छा, और फिर उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करके। तो भाई ये इसका जो सही आंसर लग रहा है वो है डी, और यही सही जवाब है इसका। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आगे हम बढ़ते हैं इसमें, एक शिक्षक के रूप में आप जिस तरीके से व्यवहार करना पसंद करेंगे वह है कौन सा भाई? अब देखो भाई साहब, किस तरीके से अभी क्वेश्चन आया था ना, तो लोकतांत्रिक तरीके से या निरंकुश, सबके लिए स्वेच्छाकारी या परिस्थिति के अनुसार उचित हो। तो भाई साहब यहाँ देख लीजिए ऑप्शन डी, और ये लग रहा होगा आपको, तो इसका सही जवाब है ए, लोकतांत्रिक तरीके से, ये सही जवाब है। आगे हम इसमें बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि यदि कोई अच्छा छात्र अनुशासनहीन तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे? बताओ भाई साहब। अब गई भैंस पानी, अभी अब तो गई। उसके माता पिता को शिकायत करेंगे, फिर तो, और फिर या अगला देखो, फिर इसमें प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे, या फिर उसकी समस्या जानने और मदद करने की कोशिश करेंगे, या फिर उसमें उसे ठीक करने के लिए सख्ती से दंड देंगे। भाई साहब ये भी तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं, और सख्ती से दंड ऐसा भी नहीं चलेगा, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन यही है, सी उत्तर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि यदि किसी बच्चे के माता पिता माता पिता रिपोर्ट करते हैं कि उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया है और गृह कार्य की परवाह नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? बताओ भाई साहब। अब सब हम ही देखें, कक्षा के सामने जो है उसकी पोल खोलेंगे और उसे अपमानित करेंगे। भाई साहब इससे तो और दिक्कत हो जाएगी। अब उस बच्चे के प्रति ज़्यादा सतर्क रहेंगे और उसे परामर्श देंगे, हाँ ये अच्छी बात है। और अगला है कि कुछ खास परिवार नहीं कर माफ़ कीजिएगा, कुछ खास परवाह नहीं करेंगे क्योंकि माता पिता को इस बारे में पहले से ही पता है तो बच्चे को दंडित करेंगे। भाई ये सब नहीं हो सकता है, तो जो ऑप्शन ख इसका, उस बच्चे के प्रति ज़्यादा सतर्क रहेंगे और उससे परामर्श देंगे कि भाई ठीक से रहो, अच्छे अच्छे, है नहीं। अगला सवाल पूछता है कि किसी अच्छे शिक्षक की प्रशंसा के लिए सबसे उपयुक्त किस बात को माना जाता है? तो सबसे उसकी आर्थिक हैसियत, या समाज में लोकप्रियता, ज्ञान सम्मान, या अधिकार ताकत। तो सबसे अच्छा है ऑप्शन सी। वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं इसलिए स्पीड से पढ़ता हूँ, आसान क्वेश्चन है। प्रारंभिक शिक्षक को किस बात को ऊंची प्राथमिकता देनी चाहिए? इसका सही जवाब है, चारों पढ़ लेना आप लोग, यानी माता पिता के साथ बातचीत, या साथी शिक्षक को समझना, या समुदाय को समझना, तो बच्चों को समझना। तो बिल्कुल यही है ऑप्शन डी। छात्र की पढ़ाई में स्पष्ट रूप से सुधार आता है जब छात्र लक्ष्य केंद्रित और सक्रिय हो जाता है, या फिर शिक्षक सक्रिय हो जाता है,
संस्थान का प्रमुख सतर्क और असरदार हो या फिर माता पिता की सक्रिय। तो सही जवाब है इसका जब छात्र लक्ष्य केंद्रित हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रमुख मुख्य कारण है जिससे छात्र स्कूल से भागते हैं। किससे भागते हैं स्कूल से, तो बता रहे हैं। तो रोचक शिक्षक जो विधि है उनमें अगर कमी हो तो बच्चा स्कूल से भाग जाएगा, यानी बाकी इतना नहीं है। तो अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। आपकी राय में स्कूल में छात्र संघ गठित करने पर का क्या प्रभाव है। लो भाई साहब, यह अनुशासनहीनता को बढ़ावा दे देती है, या फिर छात्रों का समय बर्बाद करती है या करता है, या छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित करता है, या फिर शिक्षकों का कार्य बढ़ाता है। तो बताइए भाई साहब। तो इसका जो सही जवाब है वो है छात्रों में नेतृत्व क्षमता बढ़ाता है। आगे हम इसमें बढ़ते हैं। किसी क्रियाकलाप के माध्यम से छात्र आसानी से क्यों सीखते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है, आप देख रहे होंगे, क्रियाकलाप सृजनात्मकता होता है, क्रियाकलाप सृजनात्मक होता है, या फिर क्रियाकलाप सुरोचक होता है, क्रियाकलाप शारीरिक कार्य शामिल होता है नहीं ये, या फिर क्रियाकलाप छात्र द्वारा खुद शुरू किया जाता है। तो ये जो है ऑप्शन डी सही जवाब है इसका। अच्छा शिक्षक वह होता है जो क्या करता है। अब यहाँ ऑप्शन सीधे मैं सही जवाब पे चलता हूँ कि रोचक तरीके से पढ़ाता है ताकि बच्चों को पढ़ाई में मज़ा आ जाए, है नहीं। यही तो इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक सामान्यतया मानव से संबंधित होता है नहीं। और ऑप्शन इसमें देखते हैं कि भावनाओं से या फिर विचारों से, आचरण से, तो सभी से होता है। आगे हम बढ़ते हैं। आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय क्या है भाई साहब। अब बताओ, शिक्षा देने की तीव्र इच्छा होती है, या फिर शिक्षण के प्रति समर्पण, या शिक्षा देने की क्षमता रखना, या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन सा इसमें उपयुक्त सभी है। अगला इसमें बढ़ते हैं हम लोग कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है। तो माता पिता होते हैं इसके पहले शिक्षक। अगला, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए तब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, या निष्ठापूर्ण पूर्वक जो है अपनी ड्यूटी करता हो, या फिर प्रभाव तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या उपयुक्त सभी। तो भाई साहब ये तो पता लग रहा है कि उपयुक्त सभी। ओके, इसमें बोले किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान, है नहीं, किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान यदि आपका एक छात्र किसी वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। ओहो, तो इसमें देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आप देखो ज़रा क्या करेंगे इसमें आप। ऑप्शन जो इसमें बता रहा है ए, उसकी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी एक अत्यंत प्रतिष्ठित स्कूल से आते हैं, ऐसा नहीं है। उस महिला से बहस करेंगे, उसे पुलिस बुलाने के लिए कहेंगे, उस छात्र को उस वृद्ध महिला से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे, या फिर सभी छात्र को तुरंत उस जगह से दूर भगा लेंगे। तो भाई साहब ये संभव हो सकेगा कि हम उस छात्र को, ठीक है ना, ऑप्शन सी पढ़ लें आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक जो हैं आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो इसमें जो सही जवाब है जाकर उनसे मिलना चाहिए, है नहीं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए तो एकांत में करनी चाहिए, या फिर अलग से, या लोगों के बीच में, या व्यक्तिगत रूप से। तो सही जवाब क्या है इसका, लोगों के बीच, है नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य माना जाता है। तो कौन सा गुण सबसे अनिवार्य माना जाता है उसके लिए, शिक्षक के लिए। तो उसे विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, उसे विद्वान होना चाहिए, उसे अनिवार्य रूप से अच्छे पहनावे वाला नहीं, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन सही जवाब है इसका, है नहीं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 नंबर का पूछता है कि शिक्षण के प्रति जो अति सक्रिय रवैया नजरिया है नहीं का अर्थ क्या होता है। कि गतिविधियों के माध्यम से सिखाना, या फिर सशक्त प्रभावकारी शिक्षण, या शिक्षक अनिवार्यता ऊर्जावान और अति सक्रिय हो, या फिर विषय अति सक्रिय होने चाहिए न कि स्थिर शांत। तो भाई साहब इसमें सही जवाब हो सकता है सी,
शिक्षक अनिवार्यतः ऊर्जावान और सत्य सक्रिय हो तो अब अच्छा शिक्षण हो सकता है। आगे हम बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 24। यदि आपका स्थानांतरण किसी ऐसी जगह पर जो है कर दिया जाता है जहां आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हो तो आप क्या करेंगे? गई भैंस पानी में, अभी तो गई। तो भाई साहब यह स्थानीय भाषा सीखने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल यही सही जवाब है इसका। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। यदि कोई छात्र अपनी कक्षा में बार बार लेट आता है तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे इसमें? ऐसे व्यवहार का कारण का पता करेंगे, क्यों लेट आ रहे हो आप, है नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। यदि कोई छात्र समझने में सुस्त हो, है नहीं, तो आपका व्याख्यान समझने में अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अपने व्याख्यान को सरल बनाएंगे और उस छात्र के लिए जो थोड़ा अतिरिक्त समय भी निकाल लेंगे कि कहाँ पे नहीं आया भाई साहब समझ आपको। तो ये है अगला क्वेश्चन कि एक अच्छे शिक्षक के रूप में आपको अपना अतिरिक्त समय कैसे बिताना चाहिए? कैसे बिताना चाहिए? तो ऑप्शन ए बताता है कि प्रार्थना में शामिल कर, या फिर दोस्तों के साथ, या फिर घूमकर मज़े करके, और या फिर खुद को पढ़ाई करके, है नहीं। तो क्वेश्चन इसमें सही जवाब खुद को पढ़ाई में लगा करके। एक अच्छे शिक्षक के रूप में आपको अपना अतिरिक्त समय, तभी आप अच्छे और हो पाएंगे। यदि आप जो है पढ़ाते समय कोई गलती कर बैठे, मास्टर साहब सोच लो, और कोई छात्र इसके बारे में आपको बताता है तो आप क्या करेंगे? तो गलती तो कोई भी कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। गलती के लिए खेद महसूस करेंगे, बोले मुझसे गलती हो गई और मैं इसमें सुधार करूँगा, है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सही, ये ऑप्शन सही है उसकी। और अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से क्या वह सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है जो एक शिक्षक को अनिवार्य रूप से होना चाहिए, है नहीं, क्या होनी चाहिए? तो अच्छी शक्ल सूरत, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अच्छे ढंग से अभिव्यक्ति की क्षमता हो ना, ये। तो शैक्षणिक उत्कृष्टता, खेलकूद, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है इसका, है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। एक निम्नलिखित में से किसी सामान्यतया या स्कूली बच्चों का सबसे आम डर माना जाता है? किसको माना जाता है? आम डर किसको माना जाता है? तालमेल में अपर्याप्तता, या फिर समकक्ष समूह का अस्वीकार्यता, या फिर परीक्षा में असफलता, शिक्षक द्वारा नापसंद किया जाना। तो ऑप्शन सही है इसका, तालमेल की अपर्याप्तता। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं इसी का पार्ट 2 में, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, तो हम उसमें जिक्र करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, रिवीजन करते रहिएगा। 2 से 3 बार अगर देखेंगे आप लोग तो आपको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। मिलते, जय हिंद।